क्राइम न्यूज़ हम आपको रूबरू कराते हैं ज्वलंत समस्याओं से जो इस समय चल रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी वकील और अभियोजन अधिकारी के बारे में। हमारे साथ भोला सिंह पटेल सीनियर एडवोकेट अध्यक्ष हैं बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के, मुन्ना सिंह यादव एक्स डीजीसी क्रिमिनल लखनऊ जो उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के संरक्षक भी हैं, अध्यक्ष भी रहे और इस मुद्दे को काफ़ी करीब से देखा है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक के आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आगे भी जो सच बात है वो करना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं एक्स डीजीसी सिविल मोहम्मद इदरीस साहब जो उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के उपाध्यक्ष हैं और सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री भी रह चुके हैं। मुन्ना सिंह यादव जी पिछले करीब 10 साल तक के इन्होंने एडीजीसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के पद पे काम किया। भोला सिंह पटेल जी लगातार वकीलों के हित के लिए लड़ते रहे हैं और हमेशा खड़े रहे हैं। आज भी इस मुद्दे पर जब इनसे कहा गया तो इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से साथ में हैं और जो सही बात है उसके लिए हम खड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी अभियोजन अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी स्टेट की बार में एनरोल नहीं है, वकील की हैसियत में किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल, फोरम, अधिकरण में काम नहीं कर सकता है वकील की तरह। इनका मानना है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, दंडित किया जाए। बार काउंसिल रूल 45 में दिए गए प्राविधानों के तहत और एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 29 में क्लियर कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी बार काउंसिल में एनरोल नहीं है वो वकालत किसी के लिए भी नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट पर्सन हो। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ महफूज आलम साहब हैं, सेंट्रल बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सबी अहमद साहब, सीनियर एडवोकेट फजल बेग साहब जो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और कनिष्ठ अधिवक्ता हैं अकरम बेग साहब। आज हम सब चर्चा करेंगे, आपस में बात करेंगे और जो निष्कर्ष होता है उसको आप देखेंगे और हम आगे इस लड़ाई को चढ़ाएंगे। धन्यवाद। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? एडवोकेट जिस तरह से कहा जाता है एडवोकेट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एडवोकेट को रोल किया जाता है बार काउंसिल में। किसी बार काउंसिल में उसका एनरोलमेंट ज़रूरी है जहाँ से उसको लाइसेंस मिलेगा एडवोकेसी करने का। एडवोकेट कौन होगा ये भी एडवोकेट एक्ट में दिया है। एडवोकेट क्या काम करेगा, मेन मुद्दा यहाँ पे है कि एडवोकेट क्या काम करेगा, कहाँ काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, ये चीज़ दी गई है। क्या एडवोकेट के अलावा भी कोई काम कर सकता है कोर्ट में किसी के लिए, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि अभियोजन अधिकारी क्या एडवोकेट की श्रेणी में आते हैं? इस बात पे बहस करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट महफूज आलम जी, एडवोकेट सबी अहमद जी सेंट्रल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट फजल बेग साहब जो वकालत प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और एडवोकेट अकरम साहब ये वकालत में आए हैं। इनको भी मालूम होना चाहिए, जूनियर कैडर से हैं ये, इनको भी मालूम होना चाहिए एडवोकेट कौन है। हम अपनी बात शुरू करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि लगातार ये देखा जा रहा है कि एडवोकेट के अधिकारों पर ब्यूरोक्रेट हमला करते रहते हैं। उसी क्रम में एपीओ का भी हमला, एपीओ गस्टेड ऑफिसर होते हैं, सैलरीड पर्सन होते हैं, पेंशनर होते हैं और इनको हर वो सुविधाएं मिली हुई हैं जो एक गस्टेड अफसर को मिलती हैं। महफूज आलम जी, आप ये बताइए कि क्या एपीओ
कोर्ट में किसी की तरफ से अभियोजन अधिकारी किसी की तरफ से पैरवी कर सकते हैं? असलम साहब, आपके सवाल दो हैं। पहला सवाल ये है कि एडवोकेट क्या है और एडवोकेट कौन बनाता है और एडवोकेट किस लिए बनाया जाता है, क्या काम करता है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 पास होने से पहले तमाम अदालतों में वकील, मुख्तार, प्लीडर, रेवेन्यू एजेंट, इस तरह के नाम से लोगों से लोग वकालत का काम करते थे। एडवोकेट एक्ट 1961 आने के बाद ये सारे लोगों को एडवोकेट बना दिया गया और उसके बाद जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो बार काउंसिल में अप्लाई करते हैं, वहाँ से उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी होता है कि वो एडवोकेसी करें अपने क्लाइंट के बिहाफ पर किसी भी कोर्ट में। और एडवोकेट एक्ट में ही ये डिफाइन है कि एडवोकेट की परिभाषा क्या है। सेक्शन 2(1) में 2A में डिफाइन है कि एडवोकेट वो होगा जिसका नाम बार काउंसिल के रोल में एडवोकेट के रूप में दर्ज हो। आगे उसी में परिभाषा में 2E में लिखा हुआ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट ही होगा। इसी एडवोकेट एक्ट में ये भी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट को ही किसी अदालत, अथॉरिटी, फोरम के सामने किसी व्यक्ति की वकालत करने का, एडवोकेसी करने का राइट होगा। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी की वकालत करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। बार काउंसिल उसके ऊपर कंप्लेंट चला के 6 महीने की सजा दे सकती है। तो कुल मिला के एडवोकेट एक्ट को पढ़ने के बाद ये लगता है सिर्फ एडवोकेट ही को ही राइट है कि वो अदालत में किसी का मुकदमा लड़ सकता है बाहैसियत एडवोकेट। जी। एडवोकेट के अलावा और कोई नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया कि क्या APO, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, अभियोजन अदालत अधिकारी में एडवोकेसी कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कतई नहीं। वो ना एडवोकेट थे, ना हैं, ना जब तक रिजाइन दे करके इनरोलमेंट कराएंगे तब तक हो सकते हैं। उनको रिजाइन दे के गवर्नमेंट से एडवोकेट एक्ट में एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। जब उनका नाम बार काउंसिल के रोल में एज एन एडवोकेट इनरोल्ड होगा तभी वो एडवोकेट हो सकते हैं, तभी वो एडवोकेसी कर सकते हैं। अब असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 25 CRPC के अंतर्गत किया जाता है। सेक्शन 25 CRPC में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए अभी सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति करेगी। सहायक अभियोजन अधिकारी, और वो उनके सर्विस रूल बने। सर्विस रूल के मुताबिक सहायक अभियोजन अधिकारी का प्रमोशन सहायक अभियोजन ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी पे होता है और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के बाद वो संयुक्त निदेशक अभियोजन बनता है और वो लास्ट पोस्ट। और जो निदेशालय इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहा है वो 1980 27 नवंबर 1980 के जियो से बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि निदेशालय का निदेशक उप महानिरीक्षक रैंक का IPS ऑफिसर होगा और APO का प्रमोशन सिर्फ संयुक्त निदेशक तक ही हो सकता है। निदेशक तक के नहीं, निदेशक तो IPS होता है। IPS उसके बाद इसी CRPC में अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसमें 25A आ गया। 25A में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक अभियोजन निदेशालय होगा, उसमें एक अभियोजन निदेशक और अपर जो है निदेशक होंगे और निदेशक और अपर निदेशक वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी वो एडवोकेट रह चुका हो। उसकी कंप्लायंस आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जो अभियोजन निदेशालय काम कर रहा है वो 25A के अंतर्गत नहीं बना, वो 25A के आने से पहले वाला रन कर रहा है। अब लोक अभियोजक पे आपका दूसरा सवाल है, क्या ये लोक अभियोजक बन सकते हैं? जो आजकल मुद्दा बहुत उठाए में है कि उच्च न्यायालय में भी लोक अभियोजक कार्य करेंगे, सेशन में भी लोक अभियोजक का कार्य करेंगे, विशेष लोक अभियोजक कार्य करेंगे। तो अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक
इनकी नियुक्ति असलम साहब सीआरपीसी के सेक्शन 24 में की जाती है। सेक्शन 24 में नियुक्ति की दो तरीके, दो सोर्स हैं नियुक्ति के। पहला सोर्स वो है कि वो व्यक्ति अपर लोक अभियोजक और लोक अभियोजक बन सकता है जिसने 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, और दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि वो अगर किसी राज्य में नियमित संवर्ग के अभियोजन अधिकारी हैं तो वो नियमित संवर्ग से भी अपर लोक अभियोजक और लोक अभियोजक बन सकता है। उसी 24 में नियमित संवर्ग भी परिभाषित है। नियमित संवर्ग की परिभाषा दी गई है कि सहायक लोक अभियोजक से लोक अभियोजक तक प्रोन्नति का जहां प्राविधान हो वहां पर रेगुलर कैडर यानी नियमित संवर्ग माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में न नियमित संवर्ग है अभियोजन अधिकारियों का, न 25A के तहत अभियोजन निदेशालय वर्क कर रहा है। तो 25 से सेक्शन 25 सीआरपीसी के अपॉइंटी सेक्शन 24 में किसी भी तरह से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक वर्तमान परिस्थिति में नहीं बन सकते, क्योंकि 24 में 2 ही सोर्स है अपॉइंटमेंट के, एक वो जो एडवोकेट 7 साल तक रहा हो और एक वो जो नियमित कैडर हो। नियमित कैडर उत्तर प्रदेश में है ही नहीं और वकील से ही बन सकते हैं, और एपीओ कभी एडवोकेट होते ही नहीं। उनकी 7 ईयर एज ए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मानी ही नहीं जा सकती है। तो ये मात्र कोरी कल्पना है कि एक अभियोजन अधिकारी जो फुल टाइम सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय है। सन 1988 में उत्तर प्रदेश एपीओ एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की थी। जो जजमेंट हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट दाखिल किया उसमें क्लियर ये कहा एपीओ एसपीओ एंड पीओ ओनली पैरोकार ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट। इनका वर्क बताया कि माल खाने के ये इंचार्ज होंगे, फिंगरप्रिंट जो होता है उसके इंचार्ज होंगे, आइडेंटिफिकेशन जो होता है इनकी देख रेख में होगी, और कागज़ लाके कोर्ट में दाखिल करेंगे। जब ये क्लियर कट यूपी गवर्नमेंट जो है काउंटर एफिडेविट दे चुकी हो, माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश भी हो चुका है, उसके बावजूद एपीओ एसपीओ और पीओ अदालतों में काम कर रहे हैं, तो कहाँ तक के सही है ये? मुन्ना सिंह जी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12/7/1990 के बाद जो भी पीओ एसपीओ या एपीओ माननीय न्यायालय में, चाहे वो अवर न्यायालय हो चाहे अपर न्यायालय हो, कहीं भी जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, असंवैधानिक है, न्याय संगत नहीं है और उनको तत्काल प्रभाव से न्यायालयों से हटा देना चाहिए। इस संबंध में एडवोकेट्स एक्ट की धारा 45 में एक प्राविधान है कि जो लोग वित्त व्यवसाय करने के लिए पात्र नहीं हैं और अगर वो किसी भी न्यायालय में वित्त व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको 6 महीने के लिए दंडित करने का भी प्राविधान एडवोकेट्स एक्ट में धारा 45 में दिया गया है। इस तरह से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो भी पीओ एसपीओ या एपीओ न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है सीधी सीधी, और उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। अगर मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल किसी तरह की कोई कार्रवाई करने में असमर्थ होती है तो वो अपनी मदर बार यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखती है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मैटर रेफर कर देती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ विशेष बात ये खास तौर से देखने वाली है कि ये सारी बातें अधिवक्ताओं से रिलेटेड होती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अभियोजन अधिकारी से संबंधित कोई बात होगी तो हमारे यहाँ स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की बार एसोसिएशन है वो नहीं देखेंगे इस मैटर को। इस मैटर को जो अभियोजन से रिलेटेड, अभियोजन अधिकारी से रिलेटेड यानी कि वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका जो डिपार्टमेंट होता है अभियोजन का सरकार का, वो उस मुद्दे को देखेगा। अधिवक्ता के तौर पर उनका मैटर हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ यूपी में, स्टेट बार काउंसिल यानी कि या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या हमारी डिस्ट्रिक्ट बार इस मैटर्स में नहीं देखेगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट बाकायदा सरकारी कर्मचारी के तौर पे, अभियोजन अधिकारी के तौर पे होता है, ना कि एडवोकेट के तौर पे। एडवोकेट के तौर पे मैं विशेष तौर पे आपको बताऊंगा कि एडवोकेट तो जो है वो अपॉइंट नहीं होता है।
एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ केवल पंजीकरण होता है इस बात का कि एक नंबर, एक संख्या पता रहे कि हमारे यहाँ स्टेट में कितने वकील, कितने अधिवक्ता पंजीकृत है। मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में अगर कोई बात हो जाती है और वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की प्राविधान हो, तो ये प्राविधान हमारे यहाँ स्टेट बार काउंसिल को प्राप्त है, जिसके तहत वो डीसी कमेटी यानी डिसिप्लिनरी कमेटी कहलाती है, जो जिस अधिवक्ता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उसको अधिकार प्राप्त होता है, और वो उस अधिवक्ता को नोटिस जारी करती है किसी कंप्लेंट के मिलने पर, शिकायत के मिलने पर, और आगे उसका पटाक्षेप करती है उसके किए गए कृत्य के अनुसार, कंडक्ट के अनुसार। और जो अभियोजन अधिकारी है, अभियोजन अधिकारी के बारे में भी मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा। जो अभियोजन अधिकारी का अपॉइंटमेंट होता है वो बतौर अभियोजन अधिकारी होती है, ना कि बतौर अधिवक्ता। इसीलिए जो अभियोजक का कार्य है उसका भी कार्य का एक जुरिडिक्शन दिया हुआ है, क्षेत्र अधिकार दिया हुआ है। इसके तहत नहीं सभी भाई, हम आपको रोकेंगे, हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक आदमी अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं है, उसके बावजूद भी अधिवक्ता की तरह कार्य कर रहा है। बार काउंसिल रूल 4545 में क्लियर दिया है, पेनाल्टी फॉर पर्सन इन लीगली प्रैक्टिस इन कोर्ट एंड बिफोर अदर अथॉरिटी। मतलब एडवोकेट नहीं है लेकिन उसके बावजूद एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर रहा, उसके लिए जो है, जो सबसे ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, नीचे उसके आप आते हैं तो स्टेट की बार है, निचली जो सबसे नीचे जो है, जो पूरा मैनेज कर रही डिस्ट्रिक्ट को, वो बार होती है डिस्ट्रिक्ट बार। तो डिस्ट्रिक्ट बार की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वकील नहीं है लेकिन काम कर रहा है, उसके लिए क्या ये चीज़। फिर बात को समझाना होगा कि यहाँ पर दो चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं, एक तो अभियोजन अधिकारी और दूसरा अधिवक्ता। अधिवक्ता और अभियोजन अधिकारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अधिवक्ता के अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारे यहाँ स्टेट बार काउंसिल और उसका क्या नाम कंट्री लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है, इनका काम सिर्फ अधिवक्ताओं के बारे में एनरोल कर दिया। हाँ जी, एनरोल कर दिया। ये एनरोल करिए, एनरोल करने के बाद अगर कोई वो मिसकंडक्ट करते हैं तो, क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, आप समझिए। नहीं सभी भाई, एक चीज हम बता दें, आप एक्ट की बात करें मैं उस पर भी आ रहा हूँ। नहीं हम रूल की बात बता रहे हैं। जो आप रूल पे आ रहे हैं, मैं रूल की भी बात बता दे रहा हूँ। रूल में जो आप ये कह रहे हैं कि एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन की जो नहीं अभियोजन की नहीं, हम ये रूल में ये दिया है 45 में, पेनाल्टी फॉर पर्सन इन लीगल प्रैक्टिस इन कोर्ट एंड बिफोर अथॉरिटी। वो आदमी जो एडवोकेट नहीं लेकिन वकील की तरह प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए क्या जो है, उसके लिए प्रोविजन ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बगैर रजिस्ट्रेशन के अधिवक्ता के तौर पे काम करता हुआ पाया जाएगा तो बार काउंसिल उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है। लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट बार होती है, डिस्ट्रिक्ट बार जो है स्टेट बार को लिखेगी, स्टेट बार डिस्ट्रिक्ट बार जो है पहले पकड़ करके, मेरे पास भी अभी पिछले दिनों कई मामले आए जिसमें यह था कि मैंने FIR वगैरह भी कराई उन लोगों के खिलाफ जो लोग अपने को बतौर अधिवक्ता समाज में कह करके और न्यायालय में अपियर हो रहे थे, हाजिर हो रहे थे और मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, क्योंकि वो एडवोकेट एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके तहत वो रजिस्ट्रेशन नहीं थे। इसीलिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में उनके खिलाफ FIR लिखाई और आगे उनके खिलाफ कार्रवाई प्रचलित की, रेफर किया गया बार काउंसिल ऑफ यूपी को। अभियोजन अधिकारी भी एज एन एडवोकेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, वही मैं कहना जा रहा था। और आपने जो बात उठाई वो बात ये कि उनका विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा जो नॉर्म्स फिक्स किए जाते हैं उसके तहत उनका अपॉइंटमेंट होता है। उनके अपॉइंटमेंट के लिए सारा प्रोविजन बना हुआ है, एक्ट बना हुआ, उस एक्ट के तहत उनका, आपने जैसा भी कहा कि सेक्शन 24 में और 25 में दोनों प्रोविजन है। अब यहाँ पर दो बातें और आ जाती हैं, क्योंकि सरकारी वकील दो तरह से अपॉइंट होते हैं। बात समझिएगा, बहुत महीन सी बात है, लेकिन दोनों जो सरकारी वकील अपॉइंट होते हैं दोनों का डेजिग्नेशन यानी दोनों की पहचान अलग अलग है। एक होता है अभियोजन अधिकारी और दूसरा होता है अर्धशासकीय अधिवक्ता। वकील जो है सरकारी वकील होगा। फजल भाई, आपने अभी महफूज भाई की भी बात सुनी और सभी भाई की भी बात सुनी, तो क्या लगता है कि जैसे हमने बताया कि किसी राह चलते आदमी से पूछ लें कि आप LLB हैं, आपको सरकारी वकील बना दें, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने पूरी बात विस्तार से करी, महफूज भाई ने सबको एक एक एक्ट के बताया है। और अभियोजन और सरकारी वकील अलग अलग चीज़ें हैं। अभियोजन वर्ग जो है वो गृह विभाग से आता है और एडवोकेट जो हैं ये हमारे बार काउंसिल बनाती है, इसलिए हमारा और उनका बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी है। हमारे
अधिवक्ता को किसी भी दूसरे काम करने की कोई भी पावर नहीं है, और अगर हम कोई दूसरा काम अपनी वकालत से हट के करेंगे तो हमको निष्कासित तक किया जा सकता है और हमारे ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार जो है बार काउंसिल को है। और अभियोजन पक्ष को सैलरी मिलती है। हम लोगों को अधिवक्ताओं और उनमें अंतर यह है कि ना ही हम लोग किसी के, हम लोगों का जो भी है वो बार काउंसिल से है, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम में और इनमें अंतर है, ये वो वकालत नहीं कर सकते हैं, ये वकालत के लिए नहीं है। वकालत करने के लिए बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना बिल्कुल जरूरी है। जी। अकरम साहब, आपका रजिस्ट्रेशन अभी जल्दी का है, तो आपने प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम भी पास किया। कहाँ का एग्ज़ाम पास किया प्रैक्टिस करने? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पास किया, तब आपको प्रैक्टिस का राइट मिला, सर्टिफिकेट मिला उसको। सर्टिफिकेट मिला। आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जी। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला वो 2 साल का जी। पहले मिला कि आपको जो है 2 साल आप जो है, लेकिन आप 2 साल का, अब जो देखिए पहले जो वकालत थी उसमें यही था कि 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो वो हो गए, वही चीज़ दोबारा शुरू करी गई कि 2 साल आप आके काम करेंगे और इस बीच में एक एग्ज़ाम दे के पास करेंगे, तब आप एलिजिबल होंगे कहीं पावर लगाने के लिए। तो आपने एग्ज़ाम, तो क्या लगता है आपको, ये आपके सीनियर्स हैं, सब सीनियर्स ने बात करी कि किसी ऐसे आदमी को जो खाली एलएलबी है उसको वकील बनाया जा सकता है? जैसे कि सारे सीनियर्स ने कहा, बहुत एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है। अगर आप एनरोल नहीं है एज एन एडवोकेट, तो आपको क्या अथॉरिटी को देगी? आप किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, इवन आप सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जब आप एनरोल नहीं है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो सुप्रीम अथॉरिटी है या स्टेट बार काउंसिल्स वगैरह हैं जो उसको एनरोल करती हैं सारे एडवोकेट्स को, अगर आप उसमें एनरोल नहीं है तो आपको कोई लीगल राइट कैसे मिल जाता है किसी को आप रिप्रेजेंट करने का? आपको एपीओस को जो है सरकार ने नियुक्ति कर दी, ये गृह विभाग से हैं, और जबकि शासकीय अधिवक्ता जो है ला विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है कि जैसे अपने सरकार के जो ब्यूरोक्रेट को जो है न्यायालय में लगा के, और जो एक सरकारी जो वकीलों का एक हक है वो छीनने का काम कर रही है, क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए ये कहना बिल्कुल जो है सही है कि सरकार की मंशा जो है वो साफ नहीं है। वो अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध जो है लगातार कार्य करती जा रही है। माननीय न्यायालय में एपीओ, एसपीओ, ओपीओस को प्रैक्टिस करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि कोई भी एसपीओ, एपीओ या पीओ जो है माननीय न्यायालय, सत्र न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में अगर कोई जो है वकालत का व्यवसाय करता है तो ये क्लियर कट ये वायलेशन ऑफ लॉ है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जयधारी राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 1991 में क्लियर कट जो है ये विधि व्यवस्था दी गई कि किसी भी एपीओ, एसपीओ, पीओ को जो है माननीय न्यायालय में सत्र न्यायालय में वो ये व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है। अगर उनको व्यवसाय, अधिवक्ता व्यवसाय करना है तो उनको ये चाहिए कि पहले अपने पद से त्याग पत्र दे दें, और फिर जो कि सीआरपीसी कि सेक्शन 24 में क्लियर कट प्रोविजन लिखा हुआ है उसके तहत अपनी नियुक्ति जो है राज्य सरकार के मार्फत करा करके तभी आए और तभी वो जो है न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकते हैं, अन्यथा अमान्यत है। इस समय मौजूदा दौर में जो भी एपीओ, पीओ और एसपीओ जो है माननीय न्यायालय में ये कार्य कर रहे हैं, ये खुले शब्दों में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आदेश की अवमानना है, जिसके लिए इनको दंडित किया जाना चाहिए। और मेरी तो क्लियर कट जो है राज्य सरकार से भी और जो विभाग में जो उच्च पदस्थ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो है एपीओ, एसपीओ और पीओ के इस व्यवसाय पर पाबंदी लगाई जाए, और वो सिवाय एक पैरोकार के और कुछ नहीं हो सकते। उनको वकालत करने का अधिकार कतई नहीं है। ये जो है इट इज वायलेशन ऑफ लॉ, और क्लियर कट इसके लिए जो एडवोकेट एक्ट बना हुआ है उसके 45 में इनको जो है पनिशमेंट देने का जो है प्राविधान लिखा हुआ है, जिसके तहत इनको पनिशमेंट दिया जा सकता है।
भोला सिंह जी, अभी इदरीस साहब ने जो कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश रूल में क्लियर है सेक्शन 45 में कि वकील जो इनरोल नहीं है उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी का पक्ष रखता है, चाहे वो सरकार हो, तो वो सज़ा का पात्र है। तो लोअर कोर्ट में जो एपीओस काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक के सही हैं? ये सरकार के व्यक्ति हैं और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे कि अभियोजन, उनका काम है कि आरोप लगाना। ये अधिवक्ता है ही नहीं, क्योंकि अधिवक्ता वही हो सकता है जो रिकग्नाइज पर्सन हो, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या एनी अदर स्टेट की जो काउंसिल है उससे रिकग्नाइज हो, वही अधिवक्ता हो सकता है। ये अधिवक्ता हो ही नहीं सकते। ये केवल, और दूसरी बात अधिवक्ता का ये है, वकील का ये है कि वो न्याय में सहभागिता करे, न्याय में सहयोग दे। इनका काम तो यह है कि केवल सरकार के पक्ष को रखना, जनता से कोई मतलब नहीं। अधिवक्ता जो रिकग्नाइज पर्सन है, जो बार से होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको नामित करती, वो लाइसेंस देती है। वो सीधे बात ये है कि बार काउंसिल अधिवक्ता एक्ट में ये है, और ये भी है कि अधिवक्ता जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी है उसको न्याय दिलाने में सहयोग करेगा। परंतु जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पीपी है, जिसको अभियोजक है, ये केवल सरकार के पक्ष को रखना, न्याय में सहायता नहीं करना है, ये इनका काम है। ये तो वकील है ही नहीं, ये केवल राज्य सरकार के कर्मचारी है, वेतन भोगी है, और वेतन भोगी आदमी अधिवक्ता नहीं हो सकता। अधिवक्ता वही हो सकता है वो जिसको केस में राज्य सरकार न्याय विभाग से नामित करती है, और वो राज्य जो केसेस हैं उसमें सहायता सरकार जज की, जो न्यायालय है, न्यायालय की सहायता करे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। अगर दोषी व्यक्ति है तो उसको दोष दिलाने में, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो जो सरकार के लाभ विभाग से या वो अधिवक्ता जो है जिसको नियुक्त किया गया है वो निर्दोष व्यक्ति है, उसको सजा दिलाए। उसका कर्तव्य ये है कि वो न्यायालय को सहयोग करे, और करते हैं। वो दोनों पक्षों को देख करके अगर दोषी है तो सजा दिलाने का, और नहीं दोषी है तो उसे निर्दोष साबित करने की, उनका करने की बात करती है हम। और जो पीपी है और एपीपी है, इनका काम केवल सरकार का पक्ष रखना, जनता की तरफ से इनका कोई दायित्व नहीं है। जनता को चाहे वो निर्दोष हो या दोषी हो, उसको केवल सजा दिलाना, इसके अतिरिक्त इनका और कोई काम नहीं है। इनको तो अधिवक्ता कहना ही नहीं चाहिए, और ये कहने के लायक भी नहीं है। अगर इनको न्यायालय में अधिवक्ता के कार्य के लिए रखा जाता है तो पहले ये इस्तीफा दें, फिर रिकग्नाइज पर्सन बने, बाद में जो एग्जाम होता है उसको पास करें। पास करने के बाद इनको ला का और कार्य करने का कोई, इनके पास कोई डिग्री नहीं होती, इनके पास कोई अनुभव नहीं होता है, केवल इनको एक कर्मचारी की तरह नियुक्त किया गया है। जबकि बिल्कुल क्लियर कट उस पर लिखा हुआ है सेक्शन 24 सीआरपीसी में कि वो कम से कम एक निर्धारित अवधि है कि 7 साल तक की प्रैक्टिस जिनकी होती है, जो न्यायालयों में, विभिन्न न्यायालयों में उन्होंने काम किया है, उनको अनुभव है, उन्हीं आदमियों को नियुक्त किया जाता है। इनका कोई अनुभव नहीं होता न्यायालय में कार्य करने के लिए, इनका कोई काम नहीं होता, न ये जनता के बीच से होते हैं, तो इनको तो केवल एक कर्मचारी के रूप में सरकार ने नियुक्त किया है। तमाम जो जजमेंट आते रहे हैं महफूज भाई, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर, हर जजमेंट में एक चीज़ क्लियर आई है सरकारी वकीलों से लेके, कि सरकारी वकील और सरकार का जो रिश्ता है वो एडवोकेट एंड क्लाइंट का है। जब ये सुप्रीम कोर्ट तक के लगातार ये कह रही है कि एडवोकेट और क्लाइंट का रिश्ता है, तो क्या एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है? बिना एडवोकेट एक्ट 1961 आने के बाद, मैंने इससे पहले भी कहा, किसी अथॉरिटी, अदालत, फोरम के सामने कोई व्यक्ति जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत इनरोल्ड नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति का वकील नहीं मुकर्रर हो सकता। वो व्यक्ति में चाहे वो लीगल पर्सन हो, चाहे फिजिकल पर्सन हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे कोई कारपोरेशन हो, सरकार हो। तो ये सच है कि सरकारी वकील
शब्द है सरकारी वकील। सरकारी वकील जब तक वो वकील नहीं होगा वो सरकारी वकील नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, ठीक। अंग्रेजी में हम कहते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट। तो जो आदमी एडवोकेट ही नहीं है वो गवर्नमेंट एडवोकेट कैसे बन सकता? अब आप आइए 25 का जो अपॉइंटमेंट एपीओ का होता है, एपीओ भी गवर्नमेंट एडवोकेसी बिफोर दी मजिस्ट्रेट करता है। असलम साहब एक बात आपको बता दें, 3 शब्द हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 में, 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 24 में है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनका नाम 2002 में स्टेट गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ने बदल करके रख दिया, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम कर दिया सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम कर दिया जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी। नॉमेनक्लेचर ये नाम चेंज कर दिया। अब लोक अभियोजक नाम का कोई आदमी अपॉइंट नहीं होता हमारे वहां उत्तर प्रदेश में, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जो होता है वही लोक अभियोजक होता है। तो जब सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मतलब सहायक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीआरपीसी के 25 में लिखा हुआ है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो 24 में भी दोनों हैं एडिशनल। जब ये वर्क कर रहे हैं तो मेरा तो ये मानना है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करेगा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करेगा और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सेशन में काम करेगा और अपर लोक अभियोजक होगा, एजीए यानी अपर लोक अभियोजक हाई कोर्ट में काम करेंगे। और ये सारे एडवोकेट होते हैं। सबसे पहले ये एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत इनरोल्ड होते हैं। इनकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बार काउंसिल होती है और ये कंट्रोल इनका डिसिप्लिन बार काउंसिल से होता है। चाहे ये स्टेट की वकालत करें या प्राइवेट पर्सन की वकालत करें, अपने क्लाइंट से इनका रिश्ता एक वकील और क्लाइंट का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। ये नौकर नहीं हो सकते। और बार काउंसिल के सेक्शन 49 में यही चीज कही गई कि वकील नौकर हो ही नहीं सकता। एक चीज यहीं पे एक चीज और कर लें क्लियर जो है महफूज भाई कि देखिए 25 सेक्शन 25 सीआरपीसी में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड आया है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सहायक लोक अभियोजक। एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम दे के आते हैं, इनकी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम कैसे कर रहे हैं? क्या किसी जो हमारी एक ये जो सीआरपीसी है पूरी संहिता बनी हुई है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। एक शासनादेश करके लोक अभियोजक एपीओ को लोक अभियोजक बना दिया जाएगा। कहाँ तक के सही है ये? असलम साहब, एडवोकेसी के 2 विंग तो फिलहाल सामने होते हैं, एक सिविल साइड और एक क्रिमिनल साइड। जिस तरह से प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का नाम लिया, ये क्रिमिनल साइड होते हैं। इसी तरह एक पोस्ट होती है लॉ ऑफिसर, वो सिविल साइड में होते हैं। सिविल साइड में होते हैं। सिविल साइड में हर विभाग में एक लॉ ऑफिसर की नियुक्ति होती है और वो परमानेंट सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। वो एडवोकेट नहीं होता है। नहीं होता है, वो विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी। इसी तरीके ये अभियोजन अधिकारी है। ये अभियोजन अधिकारी। तो आप एडवोकेट से अधिकारी को न जोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। एक व्यक्ति जो अधिकारी है वो एडवोकेट नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हर एडवोकेट अधिकारी हो। सतीश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में सतीश शर्मा लॉ अफसर थे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, और इन्होंने कहा कि हमको हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट की तरह ट्रीट किया जाए। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने उसको जो रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आप वर्ड सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वर्ड क्या कहे कि एडवोकेट और लॉ अफसर में डिफिनेशन अलग डिफरेंस किया। कहें लॉ अफसर भोग विलास का आदी होता है, उसको परमानेंट सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है और उसके मर जाने के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती है। एडवोकेट के लिए कहा, एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो दिए की तरह जल के रोशनी करता है, खुद जलता है और दूसरे को रोशनी देता है। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में कहने के बाद
फिर भी एपीओ को पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह पेश किया जाना कहाँ तक के सही है? बिल्कुल गलत है। एक अभियोजन अधिकारी एडवोकेट भी हो सकता है, लेकिन हर अभियोजन अधिकारी एडवोकेट होगा ये जरूरी नहीं है। एक एडवोकेट जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाता है तो एडवोकेट के साथ साथ वो अभियोजन अधिकारी भी हो जाता है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी उसको आप कह सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो सिर्फ लॉ ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, अगर वो क्रिमिनल साइड लॉ ऑफिसर बना है तो उसको नॉमेनक्लेचर दिया गया है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, लेकिन वो एडवोकेट नहीं है। वो वैसे ही है जैसे एक विधि अधिकारी किसी विभाग का होता है। तो मेरी राय में असलम साहब, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट फॉर असिस्टेंट ऑफ द एडवोकेट इज ओनली जो है नॉट एडवोकेट, ही इज नॉट एडवोकेट इन एनी मैनर। सभी साहब अभी